नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग मॉड्यूल 7 पर हैं, जिसका कि शीर्षक है विपणन प्रबंध। आज का सबसे आखिरी जो चैप्टर है पाठ 21, वो है विज्ञापन एवं विक्रय कला, जिसका कि तीसरा और आखिरी भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने विज्ञापन के माध्यम के बारे में बात की थी। विज्ञापन के माध्यम वो तरीके हैं या वो चीज़ें हैं जिनके के माध्यम से हम लोग विज्ञापन को देख पाते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, इन सब के बारे में बात की थी। फिर हमने टॉपिक शुरू किया था विक्रय कला। ठीक है ना, विक्रय कला क्या होती है, विक्रय कला मतलब किस तरीके से विक्रय कला जो उसके लाभ क्या होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, ये सारी चीज़ें जाननी थी। ठीक है, तो आज का जो पाठ है उसे प्रारंभ करने से पहले आप लोगों के साथ में अपना जो YouTube नंबर है, वो जो WhatsApp नंबर है वो शेयर कर रहा हूँ। इस WhatsApp नंबर पर आप हमको अब शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच कॉल करके भी अपना अगर कोई क्वेरी होती है उसके वो कुछ पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी कोई भी सवाल आपका होता है तो हमको कॉल पर भी आप 6 से 7 के बीच में पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा Instagram ID है, इस पर आप हमें मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था सबसे लास्ट में विक्रय कला क्या होती है। तो विक्रय कला का यूज़ कौन करता है? एक विक्रयकर्ता करता है, एक विक्रेता करता है। तो एक आदर्श विक्रयकर्ता के क्या गुण होते हैं? मतलब आपने देखा होगा कि बाजार में आपको एक ही प्रकार के उत्पाद की अनेक दुकानें होती हैं, लेकिन आप केवल एक विशेष दुकान पर ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, दुकानें एक जैसी हैं, मतलब उत्पाद भी एक जैसे हैं वहाँ बिकने वाले। ठीक है ना, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क है वहाँ के बेचने वाले का, ठीक है ना, विक्रयकर्ता का। तो हो सकता है कि वो विक्रयकर्ता, उसका व्यवहार आपको अच्छा लगता हो, ठीक है ना, आपका स्वागत एक मुस्कान के साथ करता हो, तो वहाँ पर आप जो आपकी खरीदारी में वो विशेष रुचि दिखाता हो, आपको इम्पोर्टेंस देता हो। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हों और आप इस वजह से उस स्पेशल दुकान पर ही जाना पसंद करते हैं। ठीक है ना, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अब क्योंकि हमें पता है विक्रयकर्ता का कार्य जो होता है वो बहुत ही मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके लिए बहुत सारी शारीरिक और मानसिक गुणों का होना आवश्यक होता है। ठीक है ना, तो एक सफल और एक आदर्श जो विक्रयकर्ता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? सबसे पहला उसमें प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व, उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होना चाहिए वो। उसमें उसके अंदर मानसिक गुण होने चाहिए, उत्तम व्यवहार उसके पास होना चाहिए, उसको करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसके पास संप्रेषण एवं प्रेरक योग्यता होनी चाहिए। संप्रेषण आपको पता होगा, ठीक है ना, संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। मतलब आप किस तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपकी बात का पहुंचना ही संप्रेषण की क्रिया कहलाता है। फिर उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व से। तो व्यक्तित्व जो होता है एक आदमी का, वो बहुत सारे गुणों जैसे शारीरिक सुंदरता, पहनावा, बातचीत करने का ढंग, शिष्टाचार, बोलने या कहने की कला, आदतें, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, एक सम्मिश्रण होता है। तो विक्रेता का व्यक्तित्व जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिस क्षण वह किसी ग्राहक के संपर्क में आए तो कम से कम ग्राहक उससे बातचीत करने को उत्सुक जरूर हो जाएं। ठीक है ना, उनकी इच्छा करे कि हाँ भाई इस आदमी से बातचीत करनी चाहिए। मानसिक गुण, एक विक्रयकर्ता में सजगता होनी चाहिए, ठीक है ना, उसको अवेयर रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, मतलब दूरदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, दूरदर्शिता होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। और मानसिक जो विचार हैं उसके अनुरूप उसको व्यवहार करने में, जो ग्राहक के जो मानसिक विचार हैं उनके अनुरूप उसको व्यवहार करने में कुशल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ग्राहक के दिमाग में वस्तु के संबंध में कुछ संदेह या भ्रांतियां हों तो उसको ग्राहक की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने मानसिक गुणों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, तो एक अच्छे जो विक्रयकर्ता को ग्राहक की आवश्यकता और उसकी भुगतान करने की क्षमता, ठीक है ना, वो कितना पैसा दे सकता है, उसके अनुरूप उचित उत्पाद का मिलान करना चाहिए।
ठीक है ना। जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी हो, जिस हिसाब से उसकी अर्निंग कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से ही उसको जो प्रोडक्ट है वो रेकमेंड करना चाहिए कि भैया आप ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तम व्यवहार की। तो एक विक्रयकर्ता को लोगों से सहजता से बातचीत करने और उत्तम व्यवहार करने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना। आराम से बातचीत करनी चाहिए, उसे सहयोगी प्रवृत्ति का होना चाहिए, सहयोगी प्रकृति का होना चाहिए। अगर कोई ग्राहक आया है तो उसका सहयोग करने की उसके अंदर भावना होनी चाहिए, ताकि वह लोगों के प्रश्नों का उत्तर धैर्यपूर्वक देकर उन्हें अपना निर्णय लेने में सहायता कर सके। ऐसा ना हो कि वो लोगों के सवाल सुन सुन के इरिटेट होने लग जाए, ठीक है ना। इरिटेट नहीं होना है उसने उनका सहयोग करना है, उनका सवाल सुनने हैं, ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनने हैं, सावधानी से सुनने हैं, और ये कोशिश करनी है कि वो उनके लिए निर्णय लेने में सहायक हो, ठीक है ना। ऐसे इनपुट्स दे जिससे कि जो ग्राहक है वो निर्णय ले पाए। ग्राहक का ध्यान अपनी ओर रोके रखने में उसको मदद करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो ग्राहक की मदद कर पाए। ग्राहक को उत्पाद क्रय करने के लिए तैयार करने का भी जिम्मेदारी विक्रयकर्ता की ही होती है, ठीक है। तो ये सब उत्तम व्यवहार से वो कर सकता है। इसके बाद आती है ज्ञान की। तो ज्ञान तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, मान लीजिए आप एक विक्रयकर्ता हो, तो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपको उसका ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी क्या खूबियां हैं, क्या उसके अंदर फॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तम जो उत्पाद है उससे संबंधित पूर्ण ज्ञान विक्रयकर्ता के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। जब आप भी और मैं, हम लोग जब किसी सेल्समैन से मिलते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग कितने सवाल उससे करते हैं, ठीक है ना, और वो उसके सारे के जवाब देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ज्ञान है, ठीक है ना, उसे नॉलेज है। और अगर हम कई बार ऐसी जगह जाते हैं जो कि सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है, तो हम अक्सर उससे जो सामान है वो खरीदते भी नहीं है। अगर उसको अपने उत्पाद के बारे में पता नहीं है तो लोग उससे सामान खरीदने में हिचकेंगे, ठीक है। तो उसको उत्पाद से संबंधित संपूर्ण ज्ञान उसको होना चाहिए। जिस उत्पाद के बारे में उस बता रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। उसको जो कंपनी है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उससे संबंधित ज्ञान भी होना आवश्यक है, ठीक है ना। उसके अंदर वो ज्ञान भी होना चाहिए कि जिस वो कंपनी और क्या क्या सामान बनाती है। उसे उत्पाद की विभिन्न विशेषताओं, उसके प्रयोग करने की विधि व उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों का वर्णन करने में भी सक्षम होना चाहिए। साथ साथ उसको जो कॉम्पिटिटर हैं, जो जो और कंपनियां उसी माल को बना रही हैं, उन उत्पादों की जानकारी भी उसको होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है संप्रेषण और प्रेरक योग्यता की। तो संप्रेषण बहुत ज़रूरी है, हमने पहले भी बात की थी। संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, मतलब आपको अपने जो संदेश है वो दूसरे तक पहुंचाना, उसको संप्रेषण बोलते हैं। तो यदि एक विक्रयकर्ता सही प्रकार व प्रभावपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने में समर्थ होता है, तो वो ग्राहक को उसकी बात सुनने के लिए तैयार करने के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी रुकावट को दूर करने में सफल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी रुकावट होती है संप्रेषण का सही ना होना, ठीक है ना। अगर आप सही से संप्रेषण कर पा रहे हो, अगर सही से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो सारी चीज़ें आप अपनी ग्राहक तक पहुंचाने में सफल हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो ग्राहक आपकी बातें समझ नहीं पाएगा। एक विक्रयकर्ता को आत्मविश्वास, स्पष्टता और श्रव्यता के साथ बोलना चाहिए। श्रव्यता से मतलब है उस चीज का वो गुण जिससे कि दूसरा आपकी बात को सुनने को लालायित हो जाए, ठीक है। अगली बात आती है, सबसे लास्ट बात और एक इम्पोर्टेंट बात है, दृढ़ता। विक्रयकर्ता में अपने पक्ष पर डटे रहने की कला होनी चाहिए, ठीक है ना। यह क्रेता को उत्पाद खरीदने के लिए प्रभावित करने का एक दृढ़ निश्चयी भाव होता है, ठीक है ना। उसे ग्राहक को जल्दी से नहीं छोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्समैन ऐसे होते हैं जो जल्दी से आपको दुकान से बाहर नहीं जाने देते। वो पहले आपको पूरी बात समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उनकी दुकान से ही सामान लेके जाओ। तो ग्राहक पर अपनी इच्छा थोपे बिना उसे उत्पाद क्रय करने का अंतिम निर्णय पूर्ण संतुष्टि के साथ लेने में सहायक होना भी विक्रयकर्ता के लिए जरूरी है। यहाँ दृढ़ता का मतलब ये नहीं है कि आप ग्राहक पर अपनी इच्छा थोप देंगे। आपको अपनी इच्छा नहीं थोपनी है, लेकिन अपनी बात पर अटल भी रहना है, अपनी बात को सही तरीके से बताना भी है, ठीक है ना। तो इतने सारे गुण एक अच्छे, एक सफल, एक आदर्श विक्रयकर्ता के अंदर होने चाहिए और होते भी हैं, ठीक है ना। आप अपने आसपास इस चीज़ को महसूस भी करोगे। कभी आप जब ऐसी चीज़ दुकान पर जाते हो तो उसको नोटिस करो
ठीक है ना, देखो कि किस तरीके से वो आपको सामान बेच रहा है, उसको अपनी चीज़ों की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है ना, आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये चीज़ें देखकर भी सीखने को मिलती हैं। अब बात हम करते हैं सेल्स प्रमोशन की, ठीक है ना। सेल्स प्रमोशन मतलब विक्रय प्रवर्तन, ठीक है ना। सेल्स प्रमोशन का हिंदी में होता है विक्रय प्रवर्तन। तो बाजार में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जैसे कई सारी योजनाएं आप देखते होंगे, एक के साथ एक मुफ्त, क्या फिर सेल, ठीक है ना, या स्पेशल ऑफर, या 50% डिस्काउंट, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपको बैनर्स, होर्डिंग, ठीक है ना, पोस्टर ऐसे देखने को मिलते होंगे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां निर्माता या विक्रेता एक विशेष उत्पाद क्रय करने के प्रेरणा स्वरूप छूट, अतिरिक्त मात्रा या एक बड़ा इनाम पाने का अवसर आदि अनेक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, बहुत सारे प्रपोजल्स आपके सामने रखता है। तो ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये सभी क्रियाएं विक्रय प्रवर्तन यानी कि सेल्स प्रमोशन कहलाती हैं। ये सारी क्रियाएं कहलाती हैं सेल्स प्रमोशन, ठीक है। विज्ञापन, विक्रय कला एवं प्रचार के अतिरिक्त किसी उत्पाद की बाजार में मांग में वृद्धि करने संबंधी सभी गतिविधियां विक्रय प्रवर्तन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमने बात इससे पहले की, विज्ञापन की बात करें, विक्रय कला की बात करें और प्रचार की बात करें, तो इन तीनों को अगर आप छोड़ दो, इन तीनों के अलावा जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि बाजार में उत्पाद की मांग में वृद्धि करती हैं, ठीक है ना, या उससे संबंधित गतिविधियां करती हैं, वो सारी गतिविधियां क्या कहलाती हैं? विक्रय प्रवर्तन कहलाती हैं, ठीक है। तो अमेरिकन जो मार्केटिंग एसोसिएशन है AMA, उसके अनुसार विक्रय प्रवर्तन व्यक्तिगत विक्रय और विज्ञापन और प्रचार, इनके अतिरिक्त इनको छोड़ देना है। वे सभी विपणन क्रियाएं होती हैं, वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं जो ग्राहक को उत्पाद क्रय करने को प्रेरित करती हैं, क्या करती हैं? उसको मोटिवेट करती हैं, और व्यापारियों को साधारण विक्रय प्रणाली से हटकर उत्पादों का प्रदर्शन करने, मेले व प्रदर्शनियों में हिस्सा लेने और विभिन्न गैर आवर्ती प्रयत्नों को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ गैर आवर्ती का मतलब है कि जो कि बार बार ना घटे, ठीक है ना, जो कि ऐसा ना हो कि बार बार हो रहा हो, ठीक है ना। आवर्ती का मतलब जैसे कि आप हर 15 साल में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, हर 15 दिन में कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो हो जाएगी आवृत्ति। क्यों? क्योंकि आप उसकी एक समय बाद फिर रिपीट कर रहे हो उसको, ठीक है ना, फ्रीक्वेंट है। तो ऐसी नॉन फ्रीक्वेंट गैर आवृत्ति प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये सब कहलाती हैं चीजें सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो जो सेल्स प्रमोशन होता है, विक्रय प्रवर्तन होता है, वो क्यों किया जाता है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य होता है ग्राहकों को सूचना देना। विक्रय प्रवर्तन गतिविधियां संभावित ग्राहकों को उत्पाद की उपलब्धता, उनकी विशेषताओं और उपयोग आदि के बारे में सूचित करती हैं। अगली जो विशेषता है वो है ग्राहकों को तैयार करना। विक्रय प्रवर्तन क्रियाएं ग्राहकों में रुचि पैदा करने और उत्पाद क्रय करने के लिए तैयार करने के लिए की जाती है। मतलब इसके दो पर्पस हो गए, एक तो हो गया क्या कि ग्राहकों में रुचि पैदा की जाए, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ठीक है ना, और दूसरा कि जो उनका उत्पाद है उसको क्रय करने के लिए उनको तैयार किया जाए, वो उनको ये तैयार किया जाए कि वो आपके उत्पाद को खरीद लें। फिर अगला उद्देश्य, मेन जो उद्देश्य है वो सबको पता है, विक्रय प्रवर्तन का मतलब है बिक्री में वृद्धि, ठीक है ना। सेल्स प्रमोशन के माध्यम से आप क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं कि आपकी सेल्स में इंक्रीज हो, सेल में वृद्धि हो, तो बिक्री की मात्रा में वृद्धि करना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। विक्रय प्रवर्तन की ये क्रिया उस अवधि में की जाती है जब ग्राहक उत्पादों को क्रय नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो अक्सर आप देखोगे कि जो आपको ऐसे ऑफर्स मिलते हैं वो सब कब मिलते हैं? ऑफ सीजन में मिलते हैं, जबकि ग्राहकों के अंदर रुचि नहीं होती है सामानों को खरीदने की। जैसे आपको जाड़ों में क्या होता है, आपके AC और कूलर सस्ते हो जाते हैं, ठीक है ना, और AC कूलर वगैरह सस्ते हो जाएंगे। ऐसे ही गर्मी में क्या हो जाते हैं, रूम हीटर सस्ते हो जाते हैं, ठीक है ना। तो विक्रय प्रवर्तन क्रिया गैर सीजन अवधि में काफी सहायक होती है। अगला है फुटकर व्यापारियों को प्रोत्साहन। तो विक्रय प्रवर्तन क्रियाओं का जो एक मुख्य उद्देश्य है वो है फुटकर विक्रेता जो होते हैं, सबसे लास्ट वाले विक्रेताओं को, जो विपणन की जो प्रक्रिया है जिसमें सबसे ऊपर उत्पादक हो गया,
उसके बाद थोक विक्रेता हो गए और लास्ट में फुटकर विक्रेता होते हैं। तो जो फुटकर विक्रेता हैं उनके प्रोत्साहन के लिए, ताकि उनको मदद मिले, उसके लिए भी विक्रय प्रवर्तन क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है ना। जब आप प्रमोशन करोगे तो आपका सामान बिकेगा तो वो जो सबसे नीचे वाला जो व्यापारी है, फुटकर व्यापारी, उसको मदद मिलेगी। अगला है उत्पाद को पहचान दिलाना। एक उद्देश्य ये हो सकता है कि बाजार में एक ही उत्पाद के बहुत सारे ब्रांड उपलब्ध होते हैं। जैसे कपड़े धोने के साबुनों में टाइड का भी आता है, व्हील का भी आता है, ठीक है ना, रिन भी है। तो आप कैसे अपने चीज की बिक्री को बढ़ाओगे? प्रमोशन के हिसाब से बढ़ाओगे, प्रमोशन के माध्यम से बढ़ाओगे। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों में क्या होता है, आपको एक एक दूसरे से अलग करके पहचान बनाना कठिन होता है। तो उसमें आपकी जो मदद करता है वो विक्रय प्रवर्तन करता है। विक्रय प्रवर्तन कार्यक्रमों में उत्पाद के साथ अतिरिक्त विशेषताएं और प्रलोभन यानी कि लालच देकर उसकी पहचान बनाई जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि विज्ञापन और विक्रय प्रवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है ना। विज्ञापन जो होता है वो विक्रय प्रवर्तन से क्यों भिन्न है। हमने पहले जब विक्रय प्रवर्तन की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने उसमें देखा था कि विज्ञापन और जो विक्रय कला है उसको छोड़कर, ठीक है ना, विज्ञापन, विक्रय कला और प्रचार, इन तीनों को छोड़कर बाकी की जो क्रियाएं होती हैं वो विक्रय प्रवर्तन कहलाती हैं। तो क्या क्या अंतर होता है? सबसे पहला अंतर उद्देश्य के हिसाब से आता है। तो विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पाद के लिए सकारात्मक पक्ष का निर्माण करना, जबकि विक्रय प्रवर्तन का उद्देश्य होता है ग्राहक को उत्पाद क्रय करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है ना। विज्ञापन के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट की पॉजिटिव साइड जो है, पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करते हो, जबकि विक्रय प्रवर्तन की सहायता से आपको कोई इमेज बिल्डिंग की परवाह नहीं होती है। आपको मेनली होता है कि आपकी जो सेल्स है वो बढ़े, इसलिए आप छूट देते हो, डिस्काउंट देते हो। ठीक है ना। जिसकी की सहायता से आप अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हो। अगला अंतर है प्रभाव को लेके। तो जो विज्ञापन होते हैं इसका प्रभाव पड़ता है दीर्घकालीन, जबकि जो सेल्स वाले जो ऑफर होते हैं इनका प्रभाव अल्पकालीन होता है और तुरंत बिक्री बढ़ाने में सहायक होता है, लंबी अवधि में नहीं होता है। ठीक है ना। अगला है प्रकृति। विज्ञापन की प्रकृति आवृत्ति है। आवृत्ति मतलब पीरियोडिक है। ठीक है ना। एक निश्चित टाइम के बाद आप विज्ञापन, आप पता है कि आपको जो विज्ञापन देने होते हैं फ्रीक्वेंटली देने होते हैं। ठीक है ना। पीरियोडिकली देने होते हैं। जबकि जो विक्रय प्रवर्तन है वो गैर आवर्ती है और एक बार की संप्रेषण प्रक्रिया है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप इस समय 50% का डिस्काउंट दे रहे हो, अगले सीजन में 40% का ही दो। ठीक है, हो सकता है, या फिर अगले सीजन में आप डिस्काउंट दो ही ना, आपकी बिक्री वैसे ही बढ़ जाए। ठीक है ना। तो ये विक्रय प्रवर्तन आपकी एक बार की प्रक्रिया है। ठीक है। अब है विक्रय प्रवर्तन के साधन। कौन कौन से साधन हैं, किस किस माध्यम से हम लोग विक्रय प्रवर्तन करते हैं आमतौर पर। ठीक है ना। तो कौन कौन से साधन है? सबसे पहले जो साधन होता है वो है मुफ्त नमूनों का वितरण। ठीक है ना। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो नमूनों का जो मुफ्त वितरण है, वो क्या होता है नमूनों के मुफ्त वितरण में, आपको जब अगर अपने जो लोग हैं उनको अगर आपको अट्रैक्ट करना है, उनको आपको अपने प्रोडक्ट से परिचित कराना है, बताना है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तो आप हो सकता है उनको मुफ्त नमूने बांटें। ठीक है ना। तो ये विक्रय प्रवर्तन का एक प्रमुख साधन है जिसे आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है। ये बाजार में एक नए उत्पाद या ब्रांड को लाने का एक बहुत अच्छा साधन है। तो मतलब ये कहाँ ज़्यादा यूज आता है? जब आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो। ठीक है ना। नया उत्पाद ला रहे हो जो कि बाजार में पहले से मौजूद नहीं है और लोगों को आप चाहते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें, देखें कि क्या होता है। तो आप क्या करते हो, आप उसके फ्री सैंपल्स बांटते हो। जैसे अभी ये मामा अर्थ करके एक कंपनी है, ठीक है ना, जो बच्चों के लिए, किड्स के लिए प्रोडक्ट निकाल रही है, तो उसने अपने फ्री सैंपल्स बांटने शुरू कर रखे थे। कुछ दिन पहले की ये पिक्चर है। ठीक है ना। छोटे छोटे बहुत कम मात्रा में इन प्रोडक्ट, ये जो पैकेट्स आप दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें बहुत कम मात्रा में सामान होता है, सामग्री होती है। ठीक है। वो आप फ्री सैंपल्स के तौर पर ग्राहकों में बांटते हो, संभावित ग्राहकों में बांटते हो। तो नमूनों का जो मुफ्त वितरण है वो लोगों के घर घर जाकर भी हो सकता है, मेलों में या फुटकर व्यापारियों के माध्यम से, मतलब कैसे भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये बाजार में एक नए उत्पाद या ब्रांड को लाने का एक अच्छा साधन है। ठीक है, समझ गए होगे आप। अगला जो बात करेंगे वो है बोनस प्रस्ताव। तो कभी कभी ग्राहक क्या करता है
ग्राहक को जो उत्पादक है वो जो मानक मात्रा है, जैसे मान लीजिए एक पैकेट आप लेते हो 100 ग्राम का पैकेट आता है, ठीक है ना, एक मसाले का पैकेट आपने मान लीजिए हल्दी का पैकेट 100 ग्राम का ले रहे हो, तो कभी कभी क्या बोलता है ग्राहक जो वो है कि 10% इसमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब आपको 110 ग्राम दे रहा है वो 100 ग्राम के प्राइस में। तो ये क्या हो गया, बोनस, जो 10 ग्राम आपको एक्स्ट्रा दे रहा है वो बोनस की तरह दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो अतिरिक्त मात्रा वो दे रहा है ये उसी उत्पाद या किसी अन्य उत्पाद की भी हो सकती है, जैसे हो सकता है वो टूथपेस्ट के साथ आपको टूथब्रश दे दे, ठीक है ना, तो वो कुछ भी ऐसा कर सकता है। जैसे ये जो एक मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ, इसमें वो क्या दे रहा है, वो टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश आपको फ्री में दे रहा है, तो ब्रश यहाँ पर आपके लिए एक तरह से बोनस का काम कर रहा है, ठीक है ना। जो मेन प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो वो खरीद रहे हो टूथपेस्ट, जिसके साथ कि आपको एक टूथब्रश बोनस के रूप में एक बोनस प्रस्ताव वो दे रहा है, ठीक है ना, कौन, उत्पादक। ये क्या है, सेल्स प्रमोशन है। अगली बात है मूल्य में कटौती। तो ये भी एक बहुत अच्छा साधन है बिक्री बढ़ाने का। बिक्री बढ़ाने या प्रतियोगिता कम करने के लिए कई व्यावसायिक फर्में अपने उत्पाद के मूल्य में कटौती कर देती हैं। गैर सीजन वित्त अवधि में मूल्यों में कटौती बिक्री की मात्रा बनाए रखने के लिए की जाती है। जैसे ये डेटोल का आप ऐड देख रहे हो, डेटोल का साबुन है, इसमें आपने देख रहे हैं ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है सेव ₹2, तो इसका मतलब ये जो पैकेट है ये ₹2 सस्ता हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मूल्य में कटौती है, एक तरह की कटौती है मूल्य में। अगला है विनिमय प्रस्ताव। विनिमय प्रस्ताव में क्या होता है, इस योजना में कंपनी प्राय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक्सचेंज योजना में या विनिमय योजना में उत्पाद के मूल्यों में कटौती प्रस्तावित करती है। इसमें क्या होता है, इसमें आप पुराना सामान लेके आइए, ठीक है ना, उसके बदले में नया उत्पाद क्रय करने पर जो उसका घटा हुआ मूल्य है वो ग्राहक से लिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं, ठीक है ना, नया रेफ्रिजरेटर मिल रहा है आपको 10,000 रुपये का, और वो कह रहा है कि अगर आप अपना पुराना वाला हमको वापस कर देंगे तो हम आप उसको 1,500 रुपये उसके आपको दे देंगे। अब आप चाहें तो अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते रहिए, नया 10,000 रुपये में ले लीजिए अगर आपके पास जगह है तो। बहुत से लोगों के पास जगह नहीं होती है तो 1,500 रुपये में वो अपने जो पुराना फ्रिज है उसको दे देते हैं और 1,500 रुपये वो नए फ्रिज में कम कर देता है 10,000 में से, यानी कि सिर्फ 8,500 रुपये का वो आपको फ्रिज दे देगा। इसको एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं। तो ऐसे एक्सचेंज ऑफर आपने कई जगह देखे होंगे। अगला जो सेल्स प्रमोशन का एक तरीका है वो है मेले और प्रदर्शनियाँ। तो व्यापार मेले, प्रदर्शनियाँ, फैशन शो विक्रय प्रवर्तन के प्रमुख साधन हैं। ये उत्पादों के प्रदर्शन और दिखाने का एक मंच प्रदान करते हैं जहाँ पर कि आप अपने उत्पादों को लॉन्च कर सकते हैं, अपने उत्पादों के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने दिल्ली में होने वाले बहुत सारे शो होते हैं, ठीक है ना, ऐसे वहाँ पे एक ऑटो एक्सपो होता है। तो ऑटो एक्सपो क्या है, वो भी एक तरह का मेला है जहाँ पर नई नई गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं, नई नई गाड़ियों के लॉन्च होते हैं, ठीक है। ऐसे ही और इंटरनेशनल एक्सपो भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के एक्सपो होते हैं जहाँ पर कि आपके पास एक मौका होता है सेल्स प्रमोशन का, ठीक है। अगला है मुफ्त प्रस्ताव। तो कई कंपनियां अपने उत्पाद की बिक्री में वृद्धि के लिए मुफ्त प्रस्ताव देती हैं। वे समान उत्पाद या संबंधित प्रकृति के उत्पाद मुख्य उत्पाद के साथ मुफ्त में देती हैं, जैसे LCD प्लाज्मा टीवी के साथ VCR या VCD मुफ्त दे दी, ये पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। या फिर अगर आप देख रहे हो आजकल वो कहते हैं भाई हाँ मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल के साथ आपको उसका जो केस है वो फ्री दे देते हैं मान लीजिए, या फिर एक बैटरी बैंक आपको फ्री दे देते हैं, या फिर आपको हेडफोन जो होते हैं वो फ्री दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये मुफ्त प्रस्ताव की कैटेगरी में आता है। अगला है कीमत वापसी प्रस्ताव। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको बोलते हैं इंग्लिश में मनी बैक, मतलब अगर आपको सामान हमारा पसंद नहीं आया तो उसके बदले में हम आपको उसका पैसा पूरा वापस कर देंगे। तो विपणनकर्ताओं द्वारा बिक्री में अत्यधिक वृद्धि के उद्देश्य से ग्राहकों का उत्पाद व कंपनी में विश्वास बढ़ाने के लिए उत्पाद के प्रयोग करने पर संतुष्ट ना होने पर उस पर जो खर्च उन्होंने पैसा किया है वो सारी राशि वापसी का प्रस्ताव दिया जाता है। ऐसे प्रस्ताव ग्राहक की न केवल रुचि को बढ़ाता है बल्कि उन्हें नए उत्पाद को प्रयोग करके देखने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है ना, बहुत काम आते हैं। अगला है छूट के कूपन।
तो आपने देखा होगा कई बार प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो तो वो आपको कहता है कि भैया आप 2500 रुपये का सामान ले लो और आपको इसके बदले हम कुछ कूपन देंगे, जो कि अगली बार आपके सौदा जब आप कुछ हमसे सामान खरीदोगे तो उसमें आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा या 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आपने देखे होंगे। ठीक है ना, इनको डिस्काउंट कूपन या छूट के कूपन बोला जाता है। ठीक है ना, तो अगर जैसे रिलायंस ट्रेंड्स है, मैं अक्सर जब भी वहाँ जाता हूँ तो वो कहता है कि भैया इतने रुपए का सामान आप खरीद लो, आपको इसके साथ साथ जब खरीदारी के बाद हम आपको कूपन देंगे, वो कूपन आपको अगली बार में कुछ छूट दे देंगे। तो ये सब क्या है ये? वो जो कूपन होते हैं वो एक ऐसा प्रमाण पत्र है, ऐसा सर्टिफिकेट है जिसके द्वारा जो धारक है उसको एक उत्पाद विषय को क्रय करने पर निश्चित छूट पाने का अधिकार मिलता है। ये छूट के कूपन कंपनी द्वारा डाक से या व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है ना, कई बार ऐसा होता है कि इन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, अगला है आस्थगित भुगतान योजना। ठीक है ना, आस्थगित भुगतान योजना को आप समझिए ईएमआई की बात कर रहा है। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा पैसा सीधे नहीं देना होता है, एक डाउन पेमेंट आपको करना होता है, बाकी का पैसा आप किस्तों में कर सकते हो। तो 1980 में कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रा को बढ़ाने के लिए, अपने ज़्यादा कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए हवाई यात्रा में ये योजना प्रस्तुत की कि यात्रा करो आज, किराया भुगतान बाद में। इसमें उन्हें काफ़ी सफलता मिली। ये योजना आजकल टीवी और एयर कंडीशनर के क्रय के संबंध में प्रयोग लाई जा रही है। ठीक है ना, मतलब आप सामान खरीद लीजिए और उसको धीरे धीरे आसान किस्तों में वापस कर दीजिए जो पैसा है। ठीक है, अगला है प्रतियोगिताएं। उत्पाद के संबंध में बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, कंपनियां हैं। ठीक है ना, वो या उससे संबंधित कोई नारा लिखने के लिए आपसे कहेंगे क्या इसके लिए कोई स्लोगन बनाइए। ठीक है ना, ऐसे कंपटीशन वो आयोजित करेंगे। तो प्रश्नोत्तरी में इस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं कि उपभोक्ता जो हो वो उत्पाद की कंपनी के संबंध में अधिकाधिक जानकारी ग्रहण करने के लिए बाध्य हो जाए, मतलब वो खुद जुटाए जानकारी, और फिर जानकारी जुटाएगा तो उसको उत्पाद के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है ना, ये प्रतियोगिताएं जो होती हैं, ये कंपटीशन होती हैं, तो इन कंपटीशन के माध्यम से वो इनाम भी जीतते हैं, ऐसे जो ग्राहक होते हैं। तो ये प्रतियोगिताएं टेलीविज़न, रेडियो और पत्रिकाओं के माध्यम से हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया सेल्स प्रमोशन कि किस प्रकार से आप सेल्स प्रमोशन करते हो। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि कोई भी 5 तरीके बताओ जिससे कि आप सेल्स प्रमोशन कर पाओ, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमने जो मार्केटिंग का जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल 7, वो पूरा पढ़ लिया है। ठीक है ना, कोई भी आपको दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता है, आप बात कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज तो कर ही सकते हैं शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच। ठीक है ना, आप हमको व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर आप मैसेज के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आपसे लास्ट में वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।